अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं आसिफ बशीर चौधरी और आज तकरीबन 2 हफ्ते के बाद मेरे साथ मौजूद हैं एजाज सैयद भी। तो आज 3-4 दिलचस्प खबरें हैं। सबसे पहले बात करेंगे बलूचिस्तान और केपी में जो हाई पावर्ड इंटेलिजेंस ऑपरेशन किए गए हैं और जो फैसला किया गया है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में किसी भी सतह पर जाने का, उसमें आज 34 दहशतगर्द जो हैं उनको हलाक किया गया है। ISPR की तरफ से जो रिलीज़ जारी की गई है, इसकी दिलचस्प तफसीलात और अफगानिस्तान के साथ जो आजकल चल रहा है उसके ऊपर हम सबसे पहले बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे पाकिस्तान की 52% आवाम जो है उसके लिए आज एक खुशी की खबर है। मेरा इशारा पाकिस्तान की खवातीन की जानिब है, उनकी एम्पावरमेंट के लिए आज पासपोर्ट ऑफिस ने एक बड़ा कदम उठाया है, उसकी तफसीलात भी आपसे शेयर करेंगे। तीसरे नंबर के ऊपर बात करेंगे 55 साल पहले पाकिस्तान टूटा और बांग्लादेश बना, वहाँ से एजाज सैयद होके आए हैं। फर्स्ट हैंड अकाउंट हमें बताएंगे कि क्या देखा पाकिस्तान, हमारा बिछड़ा पाकिस्तान कैसा पाया इन्होंने, कहाँ कहाँ पे वो हमारे मगरबी पाकिस्तान से आगे है, कहाँ कहाँ पे वो हमारे से पीछे है, हमारे लिए सीखने की क्या चीज़ें हैं, एजाज से तफसील से पूछेंगे। और सबसे आखिर में बात करेंगे वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की, जहाँ पे काबीना की मंजूरी से जो इस्लामाबाद में नौ तामीर होने वाले होटल्स हैं उस इंडस्ट्री को एक बड़ा रिलीफ दिया गया है। 6300 रुपये मुरबा स्क्वायर फीट जो रेट था कवर्ड एरिया का, उसको 930 रुपये कर दिया गया है। इस दरिया दिली और सखावत के पीछे क्या कहानी है, ये भी आपको तफसील से बताएंगे। एजाज कैसे हैं आप? आसिफ मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। यार हम तो आपको देखने को तरस गए हैं, आप इतना लंबा तो आप कभी नहीं जाते नहीं वो, लेकिन मैं वहाँ पे भी आपको पता मेरा ख्याल है आप मेरे वो 4 वीक्स वाला जो है ना आपने बदला ले लेकिन आपका बदला नहीं ले सकता। आपने कोई एक शो भी बरतानिया से नहीं किया। मैं इंतजार करता रहा कि आसिफ बरतानिया से कोई शो करेगा, लेकिन आसिफ ने एक शो भी नहीं किया क्योंकि फैमिली हॉलीडेज पे था, आप एक असाइनमेंट पे थे। लेकिन आपने बड़े अच्छे शो किए वहाँ से, और आज हम आपसे वो बातें भी पूछेंगे जो आपने शोज में नहीं बताई, जो यहाँ हम बैठ के सोचते थे। बिल्कुल जरूर। तो एजाज मेरा ख्याल है सबसे पहले तो बात करें जो एक टेंशन चल रही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, कि हमने बारहा अफगानिस्तान को कहा कि आपके फ़लाँ इलाकों में दहशतगर्द बैठे हुए हैं, इनके खिलाफ़ कार्रवाइयाँ करें। वहाँ से हमें कहा गया कि 10 अरब रुपये दें तो हम कार्रवाइयाँ करेंगे, लेकिन गारंटी फिर भी नहीं दी गई थी। उसके बाद आपको पता है कि 3 दिन पहले जो पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स की हैं और वहाँ पे मौजूद दहशतगर्दों को निशाना बनाया, और वो निशाना इतना एक्यूरेट था कि वहाँ पे बाद में फिर मीडिया को भी नहीं जाने दिया गया। लेकिन उसके बाद हमें बाकायदा थ्रेट किया गया कि हम बदला लेंगे, और ये बड़ा एक अलार्मिंग था कि हम तो दहशतगर्दों को मार रहे हैं और आप एक स्टेट हो के हमें दहशतगर्दी का एक धमकी दे रहे हैं। तो उसके बाद पाकिस्तान में भी बड़ी सिक्योरिटी के इंतजामात बड़े हाई हैं, और अभी भी जो हमारे वेल इन्फॉर्म्ड सोर्सेज हैं वो लोगों को यही कह रहे हैं कि पब्लिक प्लेसेस पे और उन पे जाने से जो है इत्तनाब करें, एक्सपोज ना हों ज़्यादा इन दिनों में। लेकिन इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ जो हैं आज इसकी बड़ी तफसील दी है ISPR ने। तो ये जो 34 दहशतगर्दों को मारा गया, एजाज इसकी क्या तफसीलात हैं आपके पास? आसिफ मेरे पास तो जो तफसीलात हैं, ज़ाहिर है जो स्टेटमेंट है उसी की है कि खैबर पख्तूनख्वा में 26 और बलूचिस्तान में 8 जो मिलिटेंट्स हैं अस्करियत पसंद, उनको मारा गया है। और जो प्रेस रिलीज इन्होंने जारी की है उसमें वही एक टर्म यूज़ की गया है, फितनतुल ख्वारिज। आपको पता है एक ये टर्म पाकिस्तान आर्मी यूज़ करती है, फितनतुल ख्वारिज, तो वो टर्म यूज़ की गई और कहा गया है कि हाई पावर्ड इंटेलिजेंस बेस्ड, और फितनतुल हिंदुस्तान भी, फितनतुल हिंदुस्तान भी कहा जाता है। तो आसिफ 2 बातें मैं मुख्तसर सी करूँगा, लंबी बात नहीं करूँगा। जो हमारी पॉलिसी टुवर्ड्स अफ़गानिस्तान है, मैं बड़े हम्बली और बड़े अदब के साथ मैं कहूँगा वो जो बम की जो पॉलिसी है ना, हॉट परसूट की, मैं नहीं उससे एग्री करता, मैं उससे इत्तफाक नहीं करता हूँ, क्योंकि ये रिज़ल्ट नहीं दे रही। क्योंकि ये पॉलिसी अगर रिज़ल्ट दे रही होती तो आज तो अमन हो जाना चाहिए। अमन तो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पा रहा। अच्छा, मुज़ाकरात भी हमने किए हैं, अमन तब भी नहीं हुआ। तकरीबन 7 राउंड्स हुए ना मुज़ाकरात के, अगर आप 2022 से लेकर आज 2026 तक की बात करें तो 7 राउंड्स हुए हैं। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम देखिए, पहली प्रॉब्लम हमें अपनी गलती माननी चाहिए, जो अभी हम मानना शुरू हुए हैं, कि हमें जो अशरफ गनी जो गवर्नमेंट थी
उसको डिस्टेबलाइज नहीं करना चाहिए था, हमें तालिबान को यहाँ पर पनाह नहीं देनी चाहिए थी। और आज हम सवाल करते हैं उनसे कि जी आपकी जो मॉरल जस्टिफिकेशन के आप वोट लेकर तो नहीं आए, वो इसी गन के ज़रिए आए थे और इसी गन के ज़रिए हुकूमत कर रहे हैं, यही बात है ना आसिफ। ऐसे ही। और फिर हम वहाँ पर जाके बम कर रहे हैं, ठीक है हमारा मौक़िफ़ है कि जी हम अस्करियत पसंदों के ठिकानों के ऊपर कर रहे हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान एक मुल्क का नाम है। जब आप एक मुल्क के अंदर जाके कार्रवाई करते हैं तो उस मुल्क के शहरी आपके बारे में एज ए कंट्री अच्छी राय नहीं रखेंगे। हमें अस्करियत पसंदों से लड़ना चाहिए, उसी तरह इंटेलिजेंस बेस कार्रवाई करें, प्रिसाइज हमारे पास इंटेलिजेंस होनी चाहिए। हम प्रिसाइज इंटेलिजेंस हमें पता हो कि फ़लाँ दहशतगर्द, फ़लाँ तंजीम, फ़लाँ ग्रुप, फ़लाँ ट्रेनिंग कैंप है, हम वहाँ पर जाएं और जाके उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें और वापस आ जाएं। मैं हम्बली अर्ज़ करूँगा कि ये पॉलिसी, दिस पॉलिसी विल टेक अस नोवेयर। ये पॉलिसी एक तो ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो हमने अफ़गानिस्तान के अवाम के साथ जो भलाई की है, उनको यहाँ पर होस्ट किया है इतना अरसा, साल कितने डेकेड्स, 4 डेकेड्स, उस सारी के ऊपर पानी फेर रही है। वहाँ पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत और ज़्यादा बढ़ रही है। और अभी तो बात हो रही है डिप्लोमेटिक ताल्लुकात ख़त्म करने की भी, कि वहाँ पर कुछ बातें हो रही हैं कि जी हम पाकिस्तान का सफारती अमला भेज देंगे। यहाँ पर भी गौर कर रहे हैं, देख रहे हैं कि वो क्या करते हैं, जो वो करेंगे हम वो करेंगे। पाकिस्तानी मसनूआत का भी बाइकाट हुआ है वहाँ पे। लेकिन एजाज़, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, देखें मैं ये सारी वही बातें हैं कि हम भी इन्हीं चीज़ों के कायल रहे हैं कि हमें मुदाखलत का हक़ नहीं है, लेकिन अब मुझे ये बताएं कि यहाँ इस्लामाबाद में जब हम 5 दर्जन जनाजे उठाते हैं और जब उसकी कड़ियाँ अफ़गानिस्तान से मिलती हैं, हम उन्हें एविडेंस देते हैं कि यार ये वहाँ से हो रहा है और आप इस पर एक्शन लें। जब वहाँ से एक्शन नहीं होता, और फिर इससे पहले भी इस्लामाबाद में जो अटैक हुआ कचहरी के अंदर हुआ, वो भी आप देख लें, उसके भी, और हमने बाकायदा उसमें नाम बता दिए लोगों के, कहाँ से आए, किधर से आए, कहाँ से उनको सहूलत मिल रही है। उसके बाद अगर अफ़गानिस्तान इसमें एक्शन नहीं लेता तो ये उनकी एहानत के बराबर है उन लोगों की जो वहाँ पनाह लेके यहाँ पे कार्रवाइयाँ आसिफ, आप जो कह रहे हैं ना, इस आर्ग्यूमेंट में अगर जान है ना, तो फिर भारत भी ठीक कर रहा है। भारत का हमारे खिलाफ क्या प्रॉब्लम है? नहीं, भारत का यही प्रॉब्लम है ना अगर कि वो कहता है, भारत ने कहा कि जी हमारे इधर दहशतगर्दी हुई, हमने पाकिस्तान को सबूत दिए, पाकिस्तान ने, अब हम पाकिस्तान ने क्या किया? एजाज देखें, अगर पाकिस्तान से, अगर मैं इस आर्गूमेंट फॉर द सेक ऑफ द आर्गूमेंट में एक बात कर रहा हूँ, अगर पाकिस्तान से बैठ के कोई दहशतगर्दी करता है, हमारी रियासत का फर्ज है कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। और हमने की भी, पता है आपको पता है मुंबई अटैक में भी हमने सुप्रीम कोर्ट तक उन लोगों को लेके गए हैं। ठीक है, पहली तो बात है कि होनी नहीं चाहिए किसी भी मुल्क की सरजमीन दूसरे के खिलाफ, लेकिन अब हम सबूत दे रहे हैं ना। देखें, पाकिस्तान में पहली दफ़ा जो तालिबान के खिलाफ पब्लिकली नफरत फैली थी, वो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पेशावर में जो बच्चों के स्कूल पे अटैक हुआ था, उसने पाकिस्तानियों के दिलों को झंझोड़ के रख दिया, जहनों को भी झंझोड़ दिया था और दिल भी टूट के रह गए थे कि बच्चे किसी जंग में कभी उसका ईंधन नहीं बनाए जाते। मैं बिल्कुल कतई तौर पे किसी मुल्क के अंदर बमबारी का कायल नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये बताएं कि अगर हमें पता है कि अफ़गानिस्तान के अंदर बंदे बैठे हुए हैं जो हमारे 5-5 दर्जन बंदों को यहाँ पे मरवाने के हमारे पास सबूत हैं, हम शेयर कर रहे हैं, बैनुल-अक़वामी बरादरी के साथ शेयर कर रहे हैं, क्या इंडियन हुकूमत का इतना फ़र्ज नहीं बनता कि उन्हें प्रोसिक्यूट ही कर दे, कोई कानूनी कार्रवाई वहाँ पे कर दे? अफ़गान हुकूमत का, अफ़गान हुकूमत। अच्छा, मैं आपको जवाब देता हूँ आसिफ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अफ़गानिस्तान की आबादी है 4 करोड़, ठीक है जी। दहशतगर्द उस आबादी का आटे में नमक के बराबर भी नहीं, 1% भी नहीं होंगे ना, बिल्कुल ऐसे। लेकिन जब आप किसी की टेरिटरी में जाके बम फेंकते हैं तो 4 करोड़ लोग आपके खिलाफ खड़े होते हैं, क्योंकि वो 4 करोड़ लोगों की मोहब्बत उनका वतन है, ठीक है। अब हम ये कहते हैं कि वो दहशतगर्द हैं, और बिल्कुल हैं, हम यानी कि हमारे अगर अदारे कह रहे हैं तो वो बिल्कुल ठीक कहते होंगे। मेरा ये पॉइंट है कि जब हमने काबुल में नूर वली महसूद को कहा कि हम हिट करेंगे और वो हिट नहीं हुआ, तो क्या इसकी जवाबदेही नहीं होनी चाहिए? यानी कि वो हमारे जो जिम्मेदार हैं, जिनको पता है कि फ़लाँ जगह पे ये दहशतगर्द मौजूद हैं, मेरा ये ख्याल है कि उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, उनकी जिम्मेदारी लगाई जानी चाहिए कि वहाँ पे जाके टारगेटेड ऑपरेशन करें। ये बम मारने से हम 4 करोड़ लोगों को,
अगर आप किसी अस्करियत पसंद को, जो आपके पास एविडेंस है, एक रियासत के पास एविडेंस है कि जी फ़लाँ फ़लाँ ग्रुप जो है वो हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, हम समझते हैं कि ये ठीक एविडेंस होगा, इन्होंने ज़ाहिर अपने पास से तो नहीं बनाया, अगर बनाया तो फिर उनको आप टारगेट करें, टारगेटेड कार्रवाई करें। जब आप बम मारते हैं ना तो आप 4 करोड़ हर बंदा कहेगा कि जी आपने हमारे वतन के ऊपर मारा। अब ये अफगान जो तालिबान है ये पॉपुलर नहीं थे वहाँ पे, आम अवाम में पॉपुलर नहीं थे। इनका तो नैरेटिव ये था कि ये तो दहशतगर्द हैं, इनको पाकिस्तान ने इंस्टॉल कर दिया। वहाँ पे मैं था जब 2021 में हुआ। लेकिन ये जब हम कर रहे हैं तो इसमें अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो, उनके साथ इनकी एसोसिएशन बढ़ रही है, इनकी हुकूमत की लेजिटिमेसी थे। मैं आपकी इस बात को बिल्कुल बाय करता हूँ। देखें, और दूसरा एक और बात, माजी में मेरे मुल्क में ड्रोन स्ट्राइक होती थी। जी हाँ, ड्रोन स्ट्राइक बड़ी प्रिसाइज होती थी। जी हाँ, यानी मुझे उस वक्त के वज़ीर दिफा ने बताया था पार्लियामेंट में, हम एक टेबल पे बैठे हुए थे पार्लियामेंट में, उन्होंने कहा ये जो चैनक रखी हुई है ना, अगर टारगेट यही है ना तो आके चैनक पे ही लगता था वो। बैतुल्ला महसूद किसने मारा? ड्रोन अटैक। लेकिन एजाज उसमें कोलेटरल डैमेज में होता था। जाहिर है कि वो एक उस घर के अंदर, उस कमरे के अंदर मौजूद बाकी लोग भी मार जाते और पूरे मुल्क में एक उसके खिलाफ एक नफरत थी ड्रोन अटैक्स के खिलाफ। हालांकि उसमें बहुत सारे दहशतगर्द मारे गए, नहीं वो बड़े प्रिसाइज अटैक थे। जो भी ड्रोन अमेरिका ने मारा करेंगे तो अब बम को तो नहीं पता कि नीचे इनोसेंट कौन है और वो दहशतगर्द कौन है जिनको वाकई में मारा जाना चाहिए, जिनके हाथ खून से रंगे हैं। तो मेरा ख्याल है ये कभी कभार या ड्रावे की स्ट्रेटजी के तौर पे तो चले, इसकी कोई शायद गुंजाइश बनती हो, लेकिन ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसका अल्टीमेटली जो लोग सोच। और आसिफ आपने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया ड्रोन का। आप देखें बड़े बड़े नाम, बैतुल्ला महसूद प्रिसाइज अटैक, ड्रोन अमेरिका ने मारा। दहशतगर्द वो पाकिस्तान को मतलूब था, बेनजीर केस में भी था और भी बहुत सारे केसेस में। हकीमुल्ला महसूद ड्रोन ने मारा। इसी तरह आप चलते जाएं, फजलुल्लाह भी, आगे जितने लोग मरे, प्रिसाइज इंफॉर्मेशन। तो ये हम की मतलब हमारे जो लोग हैं, मैं ये कहूँगा कि अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी है, हम पड़ोसी बदल नहीं सकते, हमें उनसे दोस्ती करनी होगी। वो एक मुल्क है, हमारी कॉलोनी नहीं है वो। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरा ख्याल है कि इस सम पे भी और होना चाहिए। आई बिलीव कि मुझे यकीन है कि हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं, हमारे पॉलिसी मेकर्स इसके ऊपर ज़रूर गौर करेंगे। और हम ज़रा इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, हमारा पहला प्यार तो पाकिस्तान है ना। जी हाँ। तो आई बिलीव कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान के मफाद के अंदर जो है बेहतर से बेहतर पॉलिसी जो है उसमें चेंजेस लाई जाएं और उसको मजीद बेहतर किया जाए। बिल्कुल सही। तो अगले टॉपिक की तरफ चले, अगर मजीद कुछ आप कहना। नहीं आसिफ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मेरी बात आज एक अच्छी खबर एजाज हमारे साथ है, इस बुरी खबर के साथ एक अच्छी खबर भी जुड़ी है कि आज पाकिस्तान की 52% आबादी, मेरी मुराद ख़वातीन है, उनके लिए एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया है पाकिस्तान के पासपोर्ट ऑफिस ने। पासपोर्ट जो बुनियादी तौर पे एक सफरी डॉक्यूमेंट है, लेकिन इसके बहुत सारे कवायफ हमें अदालतों के अंदर और बहुत सारी इसकी एक लीगल वैल्यू होती है, उसमें ख़वातीन के को एक ऑप्शन आज दिया गया है बड़ा ज़बरदस्त। उसकी तफसील मैं चाहता हूँ आप खुद बताएं। आसिफ, मोटी बात यह है कि पूरे मुल्क में जो ख़वातीन हैं, अगर वो शादीशुदा होती हैं, जब भी वो शादीशुदा होती हैं, तो उनको इस बात का इख्तियार मिल गया है कि वो शनाख्ती कार्ड की तरह पासपोर्ट भी अपने वालिद के नाम के साथ बना सकती हैं। यानी कि पहले तो शौहर का नाम ज़रूरी था ना, लेकिन अगर ख़ातून चाहे कि मैं अपने शौहर का नाम नहीं रखना चाहती, अपने वालिद के नाम के ऊपर बनाऊंगी, तो उसको ख़ातून को इख्तियार मिल गया। अच्छा, अब आप देखें हमारे मुल्क में 2 बड़ी मिसालें हैं। एक बेनज़ीर भुट्टो जो अपने वालिद के नाम से जानी जाती थी, अपने शौहर के नाम से नहीं जानी जाती थी। दूसरी मरीम नवाज़ जो अपने वालिद के नाम से नहीं, अपने वालिद के नाम से जानी जाती हैं, अपने शौहर के नाम से नहीं जानी जाती। तो 2 इतनी बड़ी एग्जाम्पल थी। लेकिन लीगल एतबार से बहुत सारी औरतें, हमारी ख़वातीन, जो शादी होती है उनका पासपोर्ट बनता है तो शौहर के नाम का बनता है। और अगर खुदा न खास्ता ज़ाहिर है कि नाचाकी हो गई है और ख़ातून ने पासपोर्ट बनाकर बाहर जाना है, डाइवोर्स नहीं हुई, मामला अदालत में है, तो उसका पासपोर्ट नहीं बन पाएगा। ये कितना बड़ा राइट ऑफ मूवमेंट जो आइन के अंदर इंश्योर है उसकी खिलाफवर्जी भी। अच्छा, अब मामला ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। एक बरतानिया से पढ़ी लिखी खातून है, खदीजा साहिबा। नवंबर 2022 में खदीजा जो है बैरिस्टर है, कानून की डिग्री है इनके पास। तो नवंबर 2022 में ये
पासपोर्ट बनवाने जाती हैं अपने घर वालों के साथ, उस वक्त तक इनकी शादी हो चुकी है। तो रूटीन में ये अपने बहन भाइयों के साथ जब भी पासपोर्ट बनता था तो इकट्ठे ये जाते थे, एक्सपायर जब होने लगता था तो सब के इकट्ठे पासपोर्ट आते थे। तो इन्होंने अपना जो आईडी कार्ड था अपने शोहर का रिकॉर्ड उसमें रखा था कि मैं शादीशुदा हो गई हूँ, लेकिन जो आईडी कार्ड है इनके वालिद के नाम का था, ठीक है, वल्दियत लिखी हुई थी, उसमें सामने शोहर का नाम नहीं था, लेकिन रिकॉर्ड में इन्होंने लिखा दिया था कि मैं अब शादीशुदा हो गई हूँ। गार्डन टाउन लाहौर का वाक़या है। तो जब ये इनके बहन भाइयों के पासपोर्ट बन जाते हैं तो जब इनकी बारी आती है तो खतीजा साहिबा को बताया जाता है, बैरिस्टर खतीजा को बताया जाता है, आपने ये क्या किया, आपने तो लिख दिया कि शादीशुदा। अब तो आपका कार्ड उस वक्त तक पासपोर्ट नहीं बन सकता जब तक आप यहाँ पर कार्ड नहीं बनवाती अपने शौहर के नाम का। तो वो कहती है जी ये क्या, कौन सी पॉलिसी है उनके पास, पॉलिसी कौन है, नवंबर 2022 में, और पता लगता है कि ये तो पॉलिसी नहीं है। वो काफ़ी कोशिश करती है, नहीं होता मामला। फिर वो जस्टिस अजमल हुसैन लाहौर हाई कोर्ट के, उनके यहाँ पटिशन दायर करती हैं। फिर ये पटिशन आगे बढ़ती है। फिर एक और मेहरबानो साहिबा हैं, उनके बच्चे का पासपोर्ट नहीं बन रहा था, वो जस्टिस आसिम हफीज़ साहब हैं लाहौर हाई कोर्ट के, वो उधर पटिशन कर देती हैं और इनकी पटिशन का रेफरेंस देती हैं मेहरबानो साहिबा। तो फिर अदालत जो है वो फैसला देती है कि जी ये आप इसको अपडेट करें। अच्छा, और पासपोर्ट डायरेक्टरेट में आप अंदाज़ा करें, अरसा दराज तक ब्यूरोक्रेट बैठे रहे, किसी ने ये एक तकलीफ नहीं ली, जहमत ही नहीं की, जहमत ही नहीं करने की कि इसको चेंज कर दें। डायरेक्शन आई हुई है अदालत की, इसके आप डायरेक्शन अदालत की आई हुई है, आप इसको कर दें। लेकिन अभी जब ये सारा मामला चला तो अभी जो पासपोर्ट के सरबराह हैं मुस्तफ़ा जमाल काजी, एक्सीलेंट बंदे, उन्होंने अदालत में बताया जी मैं इसको करूँगा। अदालत से टाइम लिया, और आपको पता है यहाँ पे पूरी ब्यूरोक्रेसी है, वजारत दाखिला में ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है, वो कोई एक फ़ाइल जिस तरह से चलती है, आपको पता ही है यहाँ पर क्या होता है। इन शॉर्ट ये कि आज मुस्तफ़ा जमाल काजी जो सरबराह हैं पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के, उन्होंने अपने दफ्तर में एक इजलास रखा। इस सारे मामले में यूएन विमेन भी इन्वॉल्व हुई। उन्होंने टीवी पे जब देखा ना कि इस तरह चल रही है, तो यूएन विमेन के जो सरबराह हैं वो भी काजी साहब हैं, और इत्तेफाक से वो बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखने वाले रखते हैं, डीजी हैं वो यहाँ पे यूएन विमेन के। तो उन्होंने भी इन्हें फ़ोन शोन किया, उनकी ख्वातीन भी आई हुई थी। तो इन्होंने मुझे भी पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने दावत दी थी, इसलिए कि एट दैट टाइम हमने भी बताया था कि इसके लिए ज़ाहिर है रूल्स भी अमेंड होंगे और ये हो जाएगा, और हमने इतला दी थी कि ये हो जाएगा। तो थैंक्स टू देम कि इन्होंने हमें भी इनवाइट किया। तो आज ऑनलाइन थी खतीजा, बैरिस्टर खतीजा ऑनलाइन थी, तो उन्होंने शिरकत की ऑनलाइन, और ये अनाउंस किया गया कि ये हो गया है। और अब कोई भी खातून जो चाहती है कि वो अपने गार्डियन का नाम लेना चाहती है, शौहर का नाम लेना चाहती है, या वालिद का नाम लेना चाहती है। एजाज, मैं इसमें थोड़ी सी इनपुट आपको दे दूं। देखिए, हमारे पास पासपोर्ट में जो डाटा आता है ना, वो आता है नादरा से, ऐसे ही नाम, वल्दियत। अच्छा, हमारे यहाँ एक ये बात है कि जब शादी होती है तो शादी के बाद ना अमूमन वालिद की जगह फिर खावन का नाम आ जाता है। एक कानूनी रिक्वायरमेंट है कि वो गार्डियन के तौर पे उसका नाम आता है, खावन का। तो एक काम मैंने और भी देखा है कि अमूमन ख़वातीन के नाम के साथ जो पहले वालिद का नाम जुड़ा होता है, अमूमन वहाँ पे फिर शोहर का नाम लगा दिया जाता है, खातून का नाम प्रिंसिपली बुनियादी नेम ही चेंज हो जाता है। तो मैं तो इस मामले में मैंने तो अपनी, जब बेगम मेरा वो बना आईडी कार्ड शादी के बाद, तो मैंने अपनी बेगम का नाम तब्दील नहीं किया, सिर्फ जो वालिद की जगह खावन का नाम है वहाँ मैंने, और मेरा इस बात पे बिलीव है। और इसकी सोच ये थी, जो लोग चेंज करते हैं शायद मोहब्बत के हाथों करते होंगे, मैं उनको कोई ब्लेम नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कहता कि वो गलत करते हैं, लेकिन एक रिवायत है हमारे यहाँ। और लेकिन मेरी ये राय थी कि एक शनाख्त है हर इंसान की अपनी, ठीक है, और वो शनाख्त रिश्ते चेंज होने से जो है कम से कम नाम पे उसका असर नहीं पड़ना चाहिए, मेरी ये राय थी। इवन मेरा बच्चों के हवाले से भी ये है कि अगर बच्चों के नाम के साथ जो ख़ानदान का नाम आता है, वो भी बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, ख़ानदान का नाम चल रहा होता है। लेकिन मेरी ये राय थी कि हर फ़र्द की अपनी शनाख्त होनी चाहिए,
तो मैंने बच्चों के नाम के साथ भी वालिद का नाम अटैच नहीं किया। उनके वालिद के खाने में मेरा नाम लिखा है, लेकिन उनके नाम के साथ मेरा नाम नहीं जुड़ा। जैसे होता है ना कि वालिद का नाम बच्चे के नाम के साथ लिखा होता है। तो खैर ये एक अच्छी रिवायत इस लिहाज से है कि कम से कम एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, और उसमें अगर वालिद का नाम लिखा है तो उनको शादी के बाद या खुदा न खास्ता किसी नाचाकी की सूरत में बिलखसूस ट्रैवल में किसी किस्म का कोई इशू नहीं आएगा। और ये बुनियादी राइट है, आइन के अंदर तस्लीम है। किसी शादी का कामयाब होना नाकाम होना किस्मत की बात होती है, लेकिन इसकी बुनियाद पे किसी का इस्तेसाल होना गलत बात है। तो आज एक अच्छा इकदाम लिया। काजी साहब को हम इसलिए ट्रिब्यूट देते हैं, मेरा ख्याल है वो रिटायर हो रहे हैं, कोई चंद माह ही उनके रह गए हैं, लेकिन उन्होंने सारे वो काम किए हैं जो पहले ब्यूरोक्रेसी नहीं करती थी। आप देखें पासपोर्ट ऑफिस में आए हैं, उसको 4 चांद उन्होंने लगाए, चेंज कर दिया। बुरा हाल होता था, भूत बंगला बना होता था। अभी आप देखें कि कितनी शानदार इमारत कर दी। पासपोर्ट का आप देख लें क्या हाल था। पासपोर्ट के 13 दर्जे बेहतर हुआ हमारा पासपोर्ट उनके दौर में, याद रखा जाएगा। प्रिंटिंग मशीनों से लेके एक एक चीज में उन्होंने पूरा पासपोर्ट चेंज कर दिया, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे ले आए। और आसिफ साथ साथ पासपोर्ट मिलना कितनी दुश्वारी हो गई थी, बैकलॉग था, कितना बैकलॉग था, कॉपियां नहीं थी, पेपर नहीं था, खुद जाते रहे अदालतों में, और एक वाकई एक फादरली फिगर महकमे की। तो मैं समझता हूँ उनका ये लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट, जो उन्होंने मार्वलस काम किया याद रखा जाएगा। नो डाउट अबाउट। तो मेरा ख्याल है इस पे तो आज इस अच्छी खबर में तो और कुछ ऐड मेरा नहीं ख्याल। अच्छा एजाज, अब हमें ये बताएं कि आप बांग्लादेश से होके आए हैं और 2 हफ्ते रहे हैं, ज़ाहिर आपकी एक गुड ईयर गुड नोज़ आप रखते हैं। हमें बताएं, हमारे से हमारा भाई आज से 50-55 साल पहले बिछड़ गया, बांग्लादेश, नाराज़ हो गया, गुस्से में आ गया, चला गया। अब तो हम मानते हैं कि ठीक है, उनकी अलहदा शनाख्त है, अलहदा मुल्क है, लेकिन उनके लिए एक मोहब्बत आज भी वही भाई वाली है। अपने वजूद का एक हिस्सा उन्हें तस्लीम करते हैं, कहीं ना कहीं एक अपनाइयत है उसकी, ये ख़ास। तो बांग्लादेश को कैसा पाया आपने? आसिफ, मैं पहली दफ़ा बांग्लादेश गया हूँ, और मैं लंबा रहने का मकसद भी ये था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलूँ, और ये जो आपने जज्बात ज़ाहिर किए, मैं जानना चाहता था, एक्सप्लोर करना चाहता था। और मैं जुलाई 2024 में जब ये तलबा की मूवमेंट शुरू हुई तो उस वक्त से कोशिश कर रहा था कि मुझे वीज़ा मिल जाए, वीज़ा नहीं मिलता था। और फिर वीज़ा आसानियाँ पैदा हुई, ज़ाहिर एक गवर्नमेंट थी, पुरानी गवर्नमेंट थी, वो नहीं दे रही थी वीज़ा। आसिफ, जो कहा ना, मैं बुनियादी बातें बताता हूँ। सबसे पहले तो इकॉनमी के ऊपर बात करते हैं। आसिफ, 2018 तक पाकिस्तान का 1 रुपया और 2 टके बांग्लादेश के थे। 2018 तक ये हमारी करेंसी तकड़ी थी, हमारी तकड़ी थी। आज 2026 है, 2.5 रुपये पाकिस्तान के, 2 रुपये 40-50 पैसे पाकिस्तान के, और 1 टका बांग्लादेश का। अच्छा, तकड़ी करेंसी, इकॉनमी तगड़ी, ठीक है। इकॉनमी का हाल ये है कि उनकी एक्सपोर्ट्स गारमेंट्स की, वो चीन को भी पीछे छोड़ गए हैं। पूरी दुनिया में गारमेंट्स के जो सबसे टॉप एक्सपोर्टर्स हैं वो बांग्लादेश में मौजूद हैं। पाकिस्तान से भी बहुत सारे बिजनेसमैन बांग्लादेश चले गए, पाकिस्तान छोड़कर। मैं मिला उनसे। गारमेंट्स का बिजनेस, पटसन, वहाँ हमारी उस वक्त भी शनाख्त थी जब हमारे से बिछड़े थे जी। और आप ये देखिए कि शेख हसीना के दौर में भी पाकिस्तानी बिजनेसमैन को उन्होंने वहाँ पर कबूल किया। मसाइल थे, लेकिन बिजनेसमैन वहाँ पर पाकिस्तान का गया, उसको तंग नहीं किया उन्होंने। वीज़ा में, क्लियरेंस में थोड़ा मसला करते थे, लेकिन आम तंग नहीं किया। अच्छा, और बिजनेस तिजारत से तरक्की पाता है, टैक्सेशन से तरक्की पाता है, और तिजारत या इन्वेस्टमेंट जो है बैरून मुल्क से आती है, या आपका अपना अमीर आदमी पैसे खर्च करता है। उसके लिए, बिजनेस के लिए पहली शर्त क्या है? लॉ एंड ऑर्डर। ये आपने बात की ना, बात कर रहे थे, इस्तेहकाम, मुल्की इस्तेहकाम, लॉ एंड ऑर्डर। आज से तकरीबन 12-13 साल पहले, गालिबन 2013 जुलाई की बात है, मैं डेट अगर गलत नहीं कर रहा, दहशतगर्दी का आसिफ एक वाकया हुआ। उन्होंने बिला, जिसे कहते हैं ना, कोई तखसीस नहीं की, उन्होंने तमाम बंदों को प्रोसिक्यूट कर दिया, मार दिया। अच्छा, उन्होंने मिसाल बना दी कि कोई दहशतगर्दी हमें उस जगह पर काबिल कबूल नहीं है। वहाँ पर आज भी ढाका में चले जाएं तो आपको कराची जैसे मसाइल नहीं होंगे, इस्लामाबाद जैसे मसाइल। इस्लामाबाद तो खैर काफ़ी बेहतर है, कराची में तो आपको पता है ना, आज भी लोग डरते हैं कि अपना फ़ोन आसिफ नहीं लेके जा पाते, यानी कि ये फ़ोन हाथ में पकड़ना कराची में मसला है।
जी हाँ, ये जो दो बातें हैं ना, लॉ एंड ऑर्डर और दूसरा बिजनेस इन्वेस्टमेंट के लिए एनवायरनमेंट, बहुत अच्छा। आखिरी बात, मैंने वहाँ पर एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन है, अकील अब्बास उनका नाम है, बड़े प्यारे आदमी हैं, बड़ा अच्छा बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पर, और 10-12 साल से वहाँ पे रह रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ आसिफ रह रहे हैं वो वहाँ पर, और बड़े जैसे कहते हैं ना कि ख़ानदानी आदमी, कराची के थे। तो आज से 12 साल पहले उन्हें ख्याल आया कि मैं कराची में नहीं रह सकता क्योंकि लैंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक नहीं है, मैं यूँ करता हूँ कि मैं बांग्लादेश चला जाता हूँ। उन्होंने आसिफ बड़ी छोटे पैमाने पर इन्वेस्टमेंट की और बांग्लादेश में उन्होंने कारोबार का आगाज़ किया, और आज माशाल्लाह वो बड़ा अच्छा कारोबार वहाँ पर कर रहे हैं, खुदा उनको बहुत कामयाबियाँ दे। आसिफ, मैंने उनसे पूछा कि मुझे ये बताएं कि आप इधर कारोबार कर रहे हैं, तो जब कारोबार आप करते हैं यहाँ पर मुकामी कोई फ्रॉड कर दे आपसे बंदा, या लॉ एंड ऑर्डर का इशू आपके लिए पैदा करे, तो आपको गवर्नमेंट क्या सपोर्ट देती है? आसिफ, उनका जवाब हैरानकुन था, हिला देने वाला। उन्होंने कहा जी पहली बात तो ये है कि यहाँ पर मुकामी बंदा हमसे कोई फ्रॉड करता ही नहीं। अच्छा, कोई फ्रॉड नहीं करता। दूसरी बात यह है कि अगर हमारे साथ कोई उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश करेगा तो पुलिस और इंतज़ामिया अपने फॉरेन इन्वेस्टर के साथ खड़ी होगी। अच्छा, इसलिए खड़ी होगी कि उन्हें पता है कि ये बंदा पाकिस्तान का है या दुनिया के किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखता है, ये इस मुल्क में पैसा लगा रहा है, तजारत कर रहा है, फैक्ट्री लगाई हुई है, या तजारत का कोई और आउटलेट उसने प्लेटफॉर्म खोला हुआ है, तो नौकरियां यहाँ पर पैदा हो रही हैं। तो साथ किसका दे रहे हैं आसिफ? वो दे रहे हैं उस इन्वेस्टर का जो वहाँ पर मौजूद है। तो लॉ एंड ऑर्डर और जो इकॉनमी की सूरत हाल, मैंने आपको बात बता दी। आसिफ, दो चीज़ें हैं जिनके ऊपर मैं ढाका की हद तक बात करूँगा। एक तो ट्रैफिक बड़ी गंदी है, सफाई का निज़ाम अच्छा नहीं है। मैं जब इस्लामाबाद को देखता हूँ तो मुझे इस्लामाबाद तो जन्नत लगता है। अलबत्ता ग्रीनरी वहाँ पर है, यहाँ पर तो इन्होंने CDA ने तबाही फेर दी ना, हमारी ग्रीनरी की तबाही फेर दी है। ग्रीनरी वहाँ पर है। ढाका में आपको पता है झीलों का कैपिटल भी जाना जाता है, दरियाओं का कैपिटल भी जाना जाता है, तो वो वहाँ पर है। ये सारी जगह ये बातें अपनी जगह। विमेन मैंने देखी वो बड़ी एक्टिव है। विमेन पे तो लंबी बात होगी, तफसील से बात करेंगे, लेकिन एक बात मैं आपकी इकॉनमी के हवाले से यहाँ पे व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ। देखें, बांग्लादेश की इकॉनमी का अगर हम जिक्र करें और मोहम्मद यूनुस जो हैं उनका जिक्र ना करें तो ये शायद थोड़ा सा, हाँ, जी जी, उन्होंने देखें वहाँ पे एक अल्लाह ने तौफीक दी, मोहम्मद यूनुस नाम के साहब थे, उन्होंने एक ग्रामीण बैंक बनाया था, और उस बैंक का काम ये था कि वो छोटे कर्जे देता था, 5,000 रुपये से लेके और चंद लाख रुपए तक, और वो 99% ख़वातीन को कर्जे देते थे, क्योंकि उनकी ये मानना था कि ख़वातीन जो हैं बंगाल की वो बिल्कुल भी आप इसको वो डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगी। और वो छोटी जो इंडस्ट्री थी उनकी, क्योंकि कॉटन से रिलेटेड था, तो कपड़े बुनाई का काम और इस तरह की चीज़ें और बड़े, तो ग्रामीण बैंक ने बंगाल के अंदर जो एक बुनियादी लोअर मिडिल क्लास को तकड़ा किया ना, उसकी बैकबोन बना, वो ग्रामीण बैंक था, और वो बिला सूद कर्जे देते थे। देखें, मुझे अफसोस इसलिए होता है कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान में भी मोहम्मद यूनुस साहब की तरह के कई लोग पैदा किए, लेकिन वो अब हमारे मलिक रियाज साहब हैं, अल्लाह ताला ने उन्हें बड़ा मौका दिया, बड़े पैसे दिए। हमारे यहाँ 5, 7, 10, 20 ऐसे नाम हैं जो पाकिस्तान के मोहम्मद यूनुस बन सकते थे, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ सेठों में ऐसी मिसालें नहीं मिलती। हमारे यहाँ एक आम आदमी तो जो है वो आया, उसने एक बहुत बड़ा करिश्मा करके दिखाया, ईदी साहब का मैं जिक्र कर रहा हूँ, लेकिन जिन लोगों को अल्लाह ने नवाजा था ना, उनका जो सरमाया था वो कभी पाकिस्तान के या पाकिस्तानी अवाम के मफाद में हमारे काम नहीं आया। ज़ाती जज्बात हमने देखे, जब कर्ज उतारो मुल्क सवारों में लोगों ने बड़ी जज्बे के साथ पैसे दिए, ज़लज़ले में लोगों ने बड़ी लोगों की खिदमत की। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे यहाँ वो जज्बा नहीं है, लेकिन जो हमारे सेठ हैं ना, उनके अंदर ये जो मिली जज्बा है, इसका बड़ा फुकदान है। जो जिस तरह के मोहम्मद यूनुस हैं, उन्होंने
घरों में आग लग जाती थी, दिया सलाई वो आपको पता है वो जलती थी। उन्होंने पहली दफ़ा इस दर्द को नोटिस किया कि यार इंसान मर जाता है, जल के मर जाता है, इतनी बुरी मौत होती है। वो क्या होता था कि रात को ज़रा सा उसको अगर वो टेढ़ी हो गई उसकी दिया सलाई या वो लालटेन, तो वो आग लग जाती थी और वो कच्ची बस्तियाँ और उनमें बुरी तरह से फैल जाती थी खैमों के अंदर। उन्होंने पहली दफ़ा वहाँ पे सोलर के जो हैं प्लेट्स मुतारफ़ करवाई और लोगों को इतनी यानी कि मिजरी से निकाला। यही वजह है कि अभी जब आप गए हैं तो वो वहाँ पे निगरान वज़ीर आज़म थे और उन्होंने ये इलेक्शन, चीफ एग्जीक्यूटिव थे, वो चीफ एग्जीक्यूटिव थे, उन्हीं की निगरानी में ये इलेक्शन Yes. हुआ। तो नो डाउट कि उस कौम के अंदर कौम वाली कुछ बातें हैं जहाँ जो मैं यहाँ पे लैकिंग उसके अंदर देखता हूँ। यहाँ पे लोग बहुत सदका देते हैं, फितराना देते हैं, ज़कात देते हैं, लेकिन कोई बड़ा पैसे वाला कभी पाकिस्तानियों के लिए निकले यार, कोई मतलब मोहम्मद यूनुस बने यार इधर भी कोई नहीं। आसिफ, वहाँ जो कौम वाली बात आपने की ना, तो बांग्लादेश वाकई एक कौम है। ज़ुबान से उनकी इतनी मोहब्बत है आसिफ कि आज आप पंजाब में और आप इधर इस्लामाबाद में भी आप देखें, पंजाब के जो ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं पंजाबी नहीं बोलते, बच्चों को पंजाबी नहीं सिखाते, शर्मिंदा होते हैं बोलते हुए पंजाबी की। बांग्लादेश में कोई ऐसा नौजवान नहीं मिलेगा आपको जो बंगला ज़ुबान ना लिखना जानता हो ना पढ़ना जानता हो, और पूरी उनकी तहरीक है बंगला। पहली बार हमारे से रूठे भी इसी बात, जी इसी बात जुबान के वो लड़ाई हुई थी, वो पूरी इसी बात पे पहले वो जायज़ थी उनकी बात। जी वो जिन्ना साहब पे तनकीद है उनकी कि जिन्ना साहब ने गलतियां हो सकती हैं, बदनीति नहीं थी, लेकिन यह कि वो जायज़ थे, वो मैं कहता हूँ वो उनका नुक्ता नज़र जायज़ था, कुर्बानियाँ दी, जाने दी। ठीक है, सियासी तौर पे भी हमारे से बालिगुन नजरी क्या में पाकिस्तान में उनका रोल देख लें। आसिफ, जो सबसे पहले सियासत साउथ एशिया में आई है वो बांग्लादेश के ज़रिए आई है। आप देखिए मुस्लिम लीग कहाँ पर बनी, जो कांग्रेस बनी तो उसकी बुनियाद कहाँ से हुई, जो बुनियादी लोग थे ये सारे बांग्लादेश के। अच्छा, एक मैं और आपको एक छोटी सी बात तारीखी, जो लोग तारीख की कम से शगफ रखते हैं और जानना चाहते हैं, बंगालियों को ना वो कहते थे अंग्रेज़ के ये मार्शल रेस नहीं है, इनको फ़ौज में नहीं रखते थे। लेकिन इसकी वजह पता है ये नहीं थी कि ये मार्शल रेस नहीं है, इसकी वजह ये थी कि ये ग़ुलाम नहीं रह सकते। जो अंग्रेज़ की हिस्ट्री है ना सब कॉन्टिनेंट में, उसमें जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ ना गोरे को, आपको पता है मैक्सिमम 5000 तक वो यहाँ रहे हैं, 500 गोरा मरा है। और वो किसकी बगावत थी? बंगाली रेजिमेंट की, जिसके बाद उन्होंने इन्हें फ़ौज में बैन किया। ठीक है, कहा यह कि मार्शल रेस नहीं है, लेकिन बुनियादी तौर पे ये गुलाम रहने वाली कौम नहीं थी। और 500 गोरा मरा, एक मातम भी हो गया कि 500 गोरा मर गया। ठीक है। अच्छा, अब आपने बंगाल रेजिमेंट की बात कर दी, मैं इसे ज़रा जोड़ता हूँ हालात में। जो बांग्लादेश के नए प्राइम मिनिस्टर बने तारिक रहमान, इनके वालिद आसिफ बंगाल रेजिमेंट के कमांडर थे पाकिस्तान में 1965। अच्छा, कसूर में लाहौर का हिस्सा था कसूर, आपको पता है बाद में ज़िले बने। कसूर में उन्होंने बंगाल रेजिमेंट को लीड किया, और हमारी जब 65 की जंग हुई तो वो उन्होंने भारत के इलाकों में घुस के कार्रवाई की और उनको मेडल मिले। तारिक रहमान जो नए बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये लाहौर में CMH में पैदा हुए हैं। अच्छा, ठीक है, हमारे लाहौरिये भाई हैं, हमारे लाहौरिये भाई हैं। अच्छा, और फिर वही जो ज़ियाउर रहमान है, वही ज़ियाउर रहमान है जो 1971 में इंडिपेंडेंस का ऐलान करता है। अच्छा, मैंने आपको वो एक भेजी थी ना तहरीर, मेरे दोस्त हैं जी सफर हाँ। गर्देजी PTV से, उन्होंने बड़ी रिसर्च की जी थी। हाँ। उन्होंने लिखा है कि कुछ लोग अब इन्हें बंगाली साबित करने के लिए इनकी डेट ऑफ बर्थ वहाँ बंगाल की बताते हैं, जाए पे नहीं, वो गलत बात है। वो उन्होंने बताया गलत। मुझे सरदार अयाज सादिक साहब हैं, स्पीकर नेशनल असेंबली, जब अभी इनकी तारिक रहमान साहब की ओथ टेकिंग हो रही थी, तो मुझे एक्सपेक्ट मैं ये कर रहा था कि शायद सरदार अयाज सादिक साहब आएंगे, क्योंकि पहले भी जब खालदा ज़िया साहब की वफ़ात हुई थी तो सरदार अयाज सादिक स्पीकर नेशनल असेंबली गए थे, तो मुझे ये था कि शायद ये होंगे। तो मेरी किसी वाले से सरदार अयाज सादिक साहब से बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे बताई बात कि तारिक रहमान साहब से जब खालदा ज़िया साहबा की वफ़ात के ऊपर वो मिलने गए तो उन्होंने याद किया खुद और बताया कि मैं लाहौर में पैदा हुआ था और उन्हें याद है। अच्छा, और BNP का थोड़ा सा मैं इज़ ए क्विकली, वो बात कहीं और से कहीं और चली जाती है। देखिए, इलेक्शन हुए, इलेक्शन में तारीख़ में पहली दफ़ा जमात इस्लामी वहाँ पर आई है, जिसने 70 के करीब
नशिस्तें ली हैं, 2/3 मेजॉरिटी बीएनपी को मिली है। अवामी लीग को इलेक्शन लड़ने नहीं दिया गया, ठीक है, उस पर इलेक्शन की, उस पर कार्रवाई एक्टिविटी की पाबंदी थी। 2 बड़ी जमातें थी और जमात इस्लामी के पास एक और एज था कि नौजवान, ढाका यूनिवर्सिटी के नौजवान जो थे उन्होंने सपोर्ट किया था, जिन्होंने शेख हसीना को निकाला, उन्होंने एक जमात बनाई थी एनसीपी, नेशनल सिटीजन पार्टी, उन्होंने जमात इस्लामी को सपोर्ट किया था। फिर ढाका यूनिवर्सिटी के जो इलेक्शन हुए थे आज से चंद माह पहले, इन इलेक्शन से चंद माह पहले, वो जमात इस्लामी का या मजहबी बंदा जो है वो जीत गया था, नौजवान। तो जमात इस्लामी ने पहली दफ़ा कम बैक किया, लेकिन जमात इस्लामी के हारने की वजह ख्वातीन है कि आम जो वर्किंग क्लास की खातून है उसने नहीं जमात इस्लामी को वोट दिया। लेकिन अब देखें, यू नेवर नो कि कल क्या होता है। ज़ाहिर है एक उन्होंने पहली दफ़ा अपोजिशन में आ गए हैं और वो अपोजिशन बने, और ज़ियाउर रहमान जो है, तारिक रहमान, अब उनके सामने एक बड़ा चैलेंज है। आसिफ, बड़ा चैलेंज क्या है? बड़ा आसिफ चैलेंज ये है कि शेख हसीना साहिबा भारत में बांग्लादेश के अंदर, बांग्लादेश और भारत के जो ताल्लुकात हैं इतने आइडियल नहीं है। दोनों में वीज़ा देते वक्त भी बड़ा ध्यान रखा जा रहा है, उनके ताल्लुकात आइडियल नहीं है। पाकिस्तान को ओपनिंग मिली है, लेकिन पाकिस्तान में पॉलिसी मेकर्स देखते हैं, इंडिया की तरफ देखते हैं कि जी उनके इंडिया के साथ ताल्लुकात, वो ताल्लुकात उनके ठीक हो जाएंगे, ये मेरा एक अंदाज़ा है। क्यों ठीक हो जाएंगे? उसकी बड़ी बुनियादी वजह है आसिफ, 4000 किलोमीटर से ज़ायद सरहद जो है वो बांग्लादेश की भारत के साथ मिलती है। भारत से 54 दरिया उनके भारत से आते हैं। जिस तरह हमारे साथ इंडस वाटर ट्रीटी है, उसी तरह ट्रीटी उनके साथ भी है, और वो ट्रीटी अभी शायद इसी जून जुलाई में उसकी एक्सपायर हो रही है, वो रीनिगोशिएट उन्होंने करनी है वहाँ पे। फिर पाकिस्तान की और बांग्लादेश की जो ट्रेड है वो है $856 मिलियन, $856 मिलियन, जबकि भारत और बांग्लादेश की जो तजारत है वो $12 अरब है। हमारी 1 अरब भी नहीं है, हमारी 1 अरब भी पूरी नहीं है। तो वो वहाँ पे ट्रेड टाइज भी हैं, जो जोग्राफियाई सरहदी वो मामलात भी हैं, और जो उनकी जो रूलिंग क्लास है या पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी भारत का असर रसूख है, उन्होंने ताल्लुकात बनाए हैं। मिसाल के तौर पे जो मौजूदा बीएनपी की क़यादत है या जो हुकूमत है, उसके वज़ीर दाखिला, जो मौजूदा उनके वज़ीर दाखिला हैं, वो भारत में रहे, 8-10 साल वहाँ पर रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। तो पाकिस्तान के लिए सिर्फ देखें हमारे लिए रास्ता क्या है। हमारे पास मोहब्बत के अलावा कोई रास्ता नहीं है। एक तो हम इनसे मोहब्बत करें, क्योंकि जो मौजूदा गवर्नमेंट है, उनके जो बड़े लीडर हैं, तारिक रहमान तो इन सब में नौजवान है, बीएनपी के यंगेस्ट बंदा नौजवान है तारिक रहमान। बाकी सारे तो बड़े सीनियर, मिसाल फ़खरुल इस्लाम साहब हैं, इनके सबसे ताकतवर वज़ीर, वो लोकल गवर्नमेंट के वहाँ पे वज़ीर हैं। तो एजाज इसको वो अगर शॉर्टकट हम करें, हाँ, मैं ख़त्म करता हूँ। तो वो फ़खरुल इस्लाम साहब, उनकी बिटर बातें हैं पाकिस्तान के हवाले से, वो यादें हैं उनकी कोई बिटर, लेकिन अच्छी यादें भी हैं। वो कराची यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। तो हमारे लिए रास्ता क्या है? हमारे लिए रास्ता ये है कि हम इन भाइयों को इनसे गले मिलें, इनको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर दावत दें। वहाँ पर आम आदमी है, जो हमने बहुत अच्छा एक काम किया पाकिस्तान ने कि 500 स्टूडेंट्स को यहाँ पे स्कॉलरशिप्स दी, बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ से उधर वफूद जाने चाहिए, टूरिज़्म इंट्रोड्यूस होना चाहिए, यहाँ से लोग उधर बांग्लादेश में जाएं और बांग्लादेश से यहाँ पर लेकर आएँ। और मौजूदा गवर्नमेंट को सबसे पहले जो करना चाहिए, फौरी तौर पे बात करनी चाहिए कि वीज़ा फ्री कर दें, आप मेहरबानी करें वीज़ा फ्री कर दें। ये इनिशिएटिव लेना चाहिए कि वीज़ा फ्री करें, हमारा आना जाना हो। बांग्लादेश का आम जो शहरी है वो पाकिस्तानियों से मोहब्बत करता है। हाँ एजाज़, हमने इसी प्रोग्राम में एक दफ़ा बात की थी, एक जो अबंडेंट प्रॉपर्टी है जो मियाँ बीवी ने ली थी, जिसमें लोग जाते हुए डरते हैं, रहता कोई नहीं है, घर खाली है। एजाज़, अगर उस तरह के किसी घर को, इस तरह के कुछ और भी घर हैं इस्लामाबाद में, हम एक ब्रदरहुड हाउस बना दें, कोई वहाँ पे हम अपनी दोनों मुल्कों की कोई वो म्यूज़ियम टाइप चीज़ें बना दें, जो मुश्तरका यादें जब हम इकट्ठे थे, वो तस्वीरें, कोई म्यूज़ियम टाइप चीज़, तो वो भी एक यादगार दोनों मुल्कों के, यहाँ इस्लामाबाद आने वाले बंगालियों के लिए और यहाँ पे रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए, बांग्लादेशियों के लिए एक जो है एक उनको जोड़ने का सबब होगा। अच्छा, मैं एक लाइन आखिरी बोलूँगा और फिर मैं ख़त्म करूँगा, बात बहुत नहीं, मैंने आपसे भी एक बात पूछनी है।
आसिफ वहाँ की विमेन इतनी पावरफुल है कि मैं यही पूछना चाह रहा था कि बात मैंने रोकी थी कि वहाँ पे इकॉनमी में तो वो हिस्सा ले रही हैं, जी हाँ, तो क्या आपने वहाँ पे जर्नलिज्म में, वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी में, सियासत में भी हैं खवातीन, ब्यूरोक्रेसी में, और इधर यानी कि पढ़ी लिखी खवातीन का वहाँ क्या रोल है? जी पढ़ी लिखी ख्वातीन बड़ी वाइब्रेंट हैं, अर्बन एरिया में बड़ी वाइब्रेंट हैं, और थोड़ा सा कंजर्वेटिव माहौल भी है, जिस तरह का हमारे यहाँ पाकिस्तान में है उसी तरह का बांग्लादेश में भी है। भारत और बांग्लादेश की ख्वातीन को मैच नहीं आप कर सकते, मुआवजा नहीं कर सकते, क्योंकि ज़ाहिर मैं भारत भी गया हूँ, देखा हूँ उधर जो बांग्लादेश और पाकिस्तान की ख्वातीन में काफ़ी मुश्तरकात हैं। और चूँकि आपने ये सवाल ऐसा किया है, बांग्लादेश की जो नई वज़ीरे ममलकत बराए खारजा हैं शमा उबैद, इन इलेक्शन लड़के आई हैं जनरल सीट से, उनकी जो सीटें हैं 300, उनकी जातीय संसद जो उनकी पार्लियामेंट है 300 उसकी नशस्तें 50 ख्वातीन के लिए उन्होंने मुख्तस की हैं। ये 300 जो जनरल इलेक्शन लड़के आम वोट लेके, ये उनमें से एक है, बड़ी वाइब्रेंट औरत है, बाहर से अमेरिका से पढ़ी हुई है। तो मेरी इनसे मुलाकात हो गई और मैंने आसिफ इनसे बातचीत की। अभी ये पार्लियामेंट से मुंतखब होकर आई थी, अभी इनका पोर्टफोलियो अनाउंस होना था, तो वो इंटरव्यू मैं आज जारी कर रहा हूँ। उनकी थोड़ी सी बातें सुन लें। वो बांग्लादेश नेशनल पार्टी के बड़े अहम रहनुमा की बेटी हैं, बड़ी वाइब्रेंट खातून है। पाकिस्तान, बहुत सारे पाकिस्तानियों के साथ इनकी अमेरिका में, बरतानिया में दोस्तियाँ रही हैं, और वो समझती हैं कि पाकिस्तानी विमेन और बांग्लादेश की विमेन के बहुत सारे मुश्तरकात हैं। तो जो थोड़ी सी मेरे ख्याल में उनकी बात सुनते हैं शमा उबैद की। और मैं जेन्युइनली मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ भी पॉलिटिशियंस आए हैं और बड़ी बड़ी अच्छी वाइब्रेंट पॉलिटिशियंस हैं जो बड़ी इंप्रेसिव हैं। शमा इम्प्रेसिव। तो शमा की बात सुनते हैं जो हमारी मुख्तसर सी बात हुई। ओवर टू हमारी गुफ्तगू जी। Our food, our culture, our clothings, lot of, it's very culturally we can relate to each other. So in that way, I think when I talk to other women politicians or political workers from other parts of the from India or Pakistan or any other country, I find that we go through the same problems. We sometimes we face the same Challenges. issues, same challenges in politics or otherwise. So I think in that way there are a lot of common ground. What recommendation you would like to give to your government to have more and more connectivity with Pakistan, because earlier there were lots of barriers? Well, connectivity. When we talk about people to people relationship, we have our corporate, in our corporate world we have many women working who can have communication with their counterpart in Pakistan. We have business, already there are a lot of women entrepreneurs in Bangladesh who are working with Pakistani designers, and they are bringing clothes from Pakistan and they are trying to have a clothing business. So there are a lot of areas that the women of both the countries can work. Whether it's education, it's business, it's health sector, it's the NGOs, it's small businesses. There are a lot of areas that culture, music. So a lot of areas that both the population can work together. And I think PNP would be open, because I feel that the cultural side, the education and other side, this is a very these soft powers are very strong areas where two countries can bond and can have a good relationship with each other. So I think these are the areas I think PNP would definitely look into in the future. शमा, थैंक यू वेरी मच। वेलकम बैक। तो आपने सुना शमा की गुफ्तगू। पाकिस्तान के खाने बड़े पसंद करती हैं। मैं तो चाहता हूँ कि इनको लाहौर फिराएं, ये आएँ, हम इस्लामाबाद में इनका इस्तकबाल करें, इन्हें लाहौर लेके जाएं, इन्हें खाने लाहौर के खिलाएं, कराची दिखाएं, हैं। तो एजाज, हमारी तो ये भी ख्वाहिश है कि हम यहाँ से अमृतसर भी जाएं, हाँ जी, हम यहाँ से काबुल भी जाएं, ऐसे ही हम ढाका भी जाएं, तेहरान भी जाएं, तेहरान भी जाएं। लेकिन पता नहीं यार, हमारी होगा, वक्त बदलेगा। अड़ोस पड़ोस में मामला हमारे पॉलिसी मेकर्स के लिए
मैं तो अगेन ये कहूँगा कि बांग्लादेश में जो नई गवर्नमेंट आई है इसके साथ भी हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। जो अवामी लीग की गवर्नमेंट चली गई है, अवामी लीग नहीं है, उसके साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। जमात इस्लामी के साथ भी अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, एनसीपी के साथ भी अच्छे ताल्लुकात, और जो भी वहाँ पर हुकूमत आती है उसके साथ अच्छे ताल्लुकात हों, अवाम के साथ ताल्लुकात रखें। और इस दुआ में मेरी भी एक दुआ ऐड करें कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान में भी अल्लाह ताला कोई मोहम्मद यूनुस दे, उसको कोई वसीला बनाए। सरकार तो करती रहती है, लगी रहती है, जो भी करती है सबके सामने है, लेकिन समाज से अल्लाह करे कि कोई उधर से भी उठ के आए। आपने माना है ना, तो मैं अब आपको पाकिस्तान के मोहम्मद यूनुस की कहानी अगले प्रोग्राम में सुनाऊंगा। चलें, एक है हमारे पास आज मोहम्मद मेरा यूनुस। ख्याल है एक स्टोरी रह गई है, शो तो काफी लंबा हो गया। अच्छा। तो ये फिर कल कर लें, सीडीए वाली। देख लें, इट्स अप टू यू। मैं मेरा तो- ख्याल है इसको कल कर चलें, लें। चलें, ठीक, बिल्कुल आज ठीक। आज के लिए इतना ही है फिर। ठीक है। तो नाजरीन, शो आपने देखा, प्रोग्राम के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बहुत सारी बातें हैं जो हमने नहीं की, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, तो वक्तन फ़क्तन करते रहेंगे, कहानियाँ आपको सुनाते रहेंगे। मुझे और आसिफ बशीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।